विजन IAS के डेली करंट अफेयर्स 25 जनवरी के स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। तो देखो ये पहली न्यूज़ आ रही थी, रूरल फोक्स दे हैव इक्वल राइट्स टू द हेल्थ केयर एज सिटी ड्वेलर्स, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो असम में रूरल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2004 का है, उसमें क्या है कि जो डिप्लोमा होल्डर्स भी हैं ना, वो कुछ सर्टेन डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, लाइक कुछ माइनर प्रोसीजर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ सर्टेन ड्रग्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बोला गया है बाय सुप्रीम कोर्ट कि ये इनवैलिड, एंड इसलिए क्योंकि इन्होंने बोला कि आप चाहे रूरल एरिया में रह रहे हो चाहे आप अर्बन एरिया में रहने हो, दोनों को इक्वल राइट्स हैं कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर जो है, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, उनको मिलना चाहिए। तो इन्होंने बोला हेल्थ दैट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रिस्क्राइबिंग लेजर क्वालिफिकेशन फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है रूरल एरिया में सर्व करने वालों के लिए, जो भी रूरल एरिया में सर्व कर रहे हैं और हम उनको मेडिकल प्रैक्टिशनर दे रहे हैं विद लेसर क्वालिफिकेशन, दैट इज़ वायोलेटिव, वो वायोलेट करता है सब्सटैंटिव इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल को, ठीक है जी। देन स्टेट लेजिस्लेचर्स जो हैं दे हैव नो लेजिस्लेटिव कम्पिटेंस कि वो एक ऐसा लॉ इनैक्ट करे रिलेटेड टू द मॉडर्न मेडिसिन और एलोपैथिक मेडिसिन कॉन्ट्रारी टू स्टैंडर्ड सेट बाय द सेंट्रल लॉ। मतलब कि आप लॉ तो इनैक्ट कर सकते हो बट दैट शुड मीट द स्टैंडर्ड सेट बाय द सेंट्रल लॉ, ओके। एंड गवर्नमेंट जो है वो ड्यूटी बाउंड है कि वो एक्सेस दे टू हेल्थ केयर इन सच एरियाज एंड मतलब बढ़ाए एक्सेस एंड अपॉइंट क्वालिफाइड डॉक्टर्स फॉर द रूरल पॉपुलेशन। तो आपकी ये ड्यूटी है। तो दिस इज़ द जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक है। तो रूरल हेल्थ केयर जो सिस्टम है वो आपका 3 टियर जो है उसमें डिवाइडेड है। जैसे बिलो लेवल पे एक होता है सब सेंटर, देन आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं PHCs, एंड देन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स CHC। तो सब सेंटर में क्या होता है कि ये एकदम बिल्कुल पेरिफेरल, मतलब एकदम ग्राउंड लेवल पे जस्ट एक कॉन्टैक्ट पॉइंट जहाँ पे सबसे पहले जो है जो भी पर्सन है वो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो होता है यहाँ पे एक वन हेल्थ वर्कर जो है फीमेल, और ANM होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ्स, जो आपके सब सेंटर में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हेल्थ, मतलब यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं होता है मेन, ठीक है, हेल्थ वर्कर्स होते हैं या फिर आपकी मिडवाइफ्स होती हैं, ठीक है। फिर आपका इसके ऊपर जो है ये रेफरल यूनिट हो गई 6 सब सेंटर्स से के लिए, ठीक है। तो एक PHC फॉर 6 सब सेंटर्स, एंड यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज रहते हैं एंड सबऑर्डिनेट पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं। देन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है उसके ऊपर हो गया एक 4 PHCs जो होंगे, ठीक है। तो 4 ये हो गए हमारे सब सेंटर्स, हर एक के पास 6 सब सेंटर्स हो गए। ऐसे हमारे जो 4 PHCs होंगे उसके ऊपर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होगा, ठीक है। तो विद स्पेशलाइज्ड वहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड सर्विसेज। तो आपका ये 30 बेड का होता है हॉस्पिटल या रेफरल यूनिट। लेकिन इंडिया का जो रूरल हेल्थ केयर सिस्टम है वो है तो इस तरीके से, लेकिन आपका जो रूरल हेल्थ स्टेटिस्टिक्स हुई थी 2021-22 में, उसमें पता चला कि 84% शॉर्टफॉल है स्पेशलिस्ट की। कितने CHCs हैं टोटल? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं हमारे 6064 एंड उसमें 80% शॉर्टफॉल है, दैट इज़ लाइक ह्यूज शॉर्टफॉल। 80% शॉर्टफॉल जो है स्पेशलिस्ट का चल रहा है, एंड 14% जो है वेकेंट पोस्ट जो है हेल्थ वर्कर्स की फीमेल, एंड ANM जो है PHC और सब सेंटर्स में 14% वेकेंट पोस्ट है ANM एंड हेल्थ वर्कर्स की, ठीक है। तो बट मेजर आप अगर ये देखोगे तो 80% शॉर्टफॉल है स्पेशलिस्ट का इन द CHC, विच इज़ अ ह्यूज कंसर्न। तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट, ठीक है। तो रीज़न क्या है कि कॉजेज, एक तो पुअर इकोनॉमिक स्टेटस है लोगों का, ठीक है। देन जियोग्राफिकल आइसोलेशन है, ठीक है। तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन, फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है। देन लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स टू सर्व इन द रूरल एरियाज़, तो रूरल एरियाज़ में वो सर्व करना भी नहीं चाहते। तो ये आपका रीज़न है। नाउ डेमो रन ऑफ द इनलैंड वाटर वेसल पावर्ड बाय मिथेनॉल ब्लेंडेड, एक सेकेंड, डेमो रन जो है आपके इनलैंड वाटर वेसल का आपका करा गया है असम में। SB गंगाधर नाम का वेसल है, उसका डेमो रन किया गया है, जो कि मिथेनॉल ब्लेंडेड डीजल से चलता है, ठीक है। 15% मिथेनॉल, ओके, विद डीजल। तो दिस इज़ दी
ये आपका इन रन अप टू द इंडिया एनर्जी वीक 2023। तो अभी ये इंडियन एनर्जी वीक क्या है, एक मेजर इवेंट है अंडर द G20 प्रेसिडेंसी फॉलोइंग द PM's प्लेज, जो COP26 मीटिंग हुई थी UNFCCC की। वहाँ पे इंडिया का जो है टारगेट रखा था इंडिया ने कि हम अपने एमिशंस को नेट ज़ीरो कर देंगे बाय 2070। देखो नेट ज़ीरो मतलब ये नहीं होता कि एमिशन ही नहीं करेंगे, एमिशन करेंगे मतलब ये होता है कि जितना प्रोड्यूस कर रहे हो उतना ही आपका वहाँ से जो है काउंटर हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ नेट ज़ीरो। तो बाय 2070 इंडिया ने बोला था। एक सेकेंड, हाँ। तो हम देख रहे थे कि क्या देख रहे थे, हाँ, इंडिया एनर्जी वीक जो है, इंडिया एनर्जी वीक ये एक फर्स्ट मेजर इवेंट है अंडर द G20 प्रेसिडेंसी फॉलोइंग द PM's प्लेज एट COP26, ठीक है जी। एंड ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर जो है वो किया जा रहा है। तो अब हम पढ़ते हैं मिथेनॉल। देखो मिथेनॉल को वुड एल्कोहल भी बोलते हैं। ये लो कार्बन हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल है जो कि आपके कोल से, ठीक है, हाई ऐश कोल से, एग्रीकल्चर रेजिड्यू से, थर्मल पावर प्लांट से अगर जो CO2 होती है वो, एंड नेचुरल गैस, उन सब से भी ये बनाया जा सकता है मिथेनॉल। अब जो मिथेनॉल है, हमें पता है कि इथेनॉल भी ब्लेंड हो रहा है हमारा पेट्रोल के साथ, ठीक है। दिस इज़ मिथेनॉल ब्लेंडेड डीजल का जो हमारा ट्रायल किया गया। तो इट हैज़ द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू इथेनॉल, इट इज़ यूज्ड इन वेरियस प्रोडक्ट्स। लेकिन हाँ, मिथेनॉल जो होता है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं होता, सही, ठीक है। इट इज़ यूज इन वेरियस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्लास्टिक, पेंट, कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज़ होता है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ मिथेनॉल इकोनॉमी इन इंडिया। अगर आप 15% को ब्लेंड करते हो गैसोलीन में, ठीक है जी, पेट्रोलियम और डीजल में, इट कैन रिजल्ट इन एटलीस्ट 15% रिडक्शन द इम्पोर्ट, क्योंकि 15% मिथेनॉल तो हम घर पे बना रहे हैं, मतलब इंडिया में ही बना रहे हैं। तो हमारा जो 15% रिडक्शन जो है ऑयल का वो हो जाएगा इम्पोर्ट बिल में। नाउ इट वुड ब्रिंग डाउन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 20%, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलेट मैटर, जो हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड एंड जो है आपके जो सल्फर ऑक्साइड के जो हमारे निकलते हैं डाइऑक्साइड, ठीक है जी। ऑल्दो स्लाइटली लोअर इन एनर्जी कंटेंट देन पेट्रोल एंड डीजल, मिथेनॉल कैन रिप्लेस दीज फ्यूल्स इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। एनर्जी जो है जो जनरेट होती है वो थोड़ी सी कम होती है, स्टिल ये आपका रिप्लेस कर सकता है फ्यूल्स इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, रिटेल, कुकिंग में भी, ठीक है। देन कॉस्ट टू कन्वर्ट जो वेसल है to run on methanol is significantly less than other alternate fuel conversions and it would create vessel, कौन सा, जो भी कार वगैरह में या जो भी उसमें होता है, ठीक है, व्हीकल में। तो इट वुड क्रिएट क्लोजर टू 5 मिलियन जॉब्स इससे क्रिएट होंगी। नाउ मिथेनॉल को इसके लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बाय द इंडिया। तो नीति आयोग का एक रोड मैप था फॉर द मिथेनॉल इकोनॉमी। देन BIS जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इन्होंने नोटिफाई किया था 20% डाईमिथाइल ईथर, ये मिथेनॉल का ही एक डेरिवेटिव है इन द LPG, ठीक है, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, जो हमारे घरों में सिलेंडर होते हैं ना, वो LPG की तो होते हैं। तो नोटिफिकेशन फॉर M15, M85 एंड M100, ठीक है, मतलब 15% मिथेनॉल 8500 ब्लेंड्स इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, इन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। असम पेट्रोकेमिकल्स ने लॉन्च किया है एशिया का पहला कैनिस्टर बेस्ड मिथेनॉल कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम, ठीक है जी। एंड भेल, थर्मेक्स एंड IIT दिल्ली, ये आपके कोल से मिथेनॉल बनाने के जो प्लांट्स है कंट्री में सेटअप करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। UNDP जो है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया, UNDP इंडिया ने लॉन्च किया है कैंपेन टू ड्राइव इंक्लूसिव सर्कुलर इकोनॉमी। देखो सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है कि जो भी फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन है या जो भी है, तो कोई भी चीज़ तो हम उसको रिसाइकिल करें, रीयूज़ करें, और फिर उसमें से कुछ अगर पार्ट्स है वेस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए कुछ पार्ट्स को हम फर्दर किसी और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में, फॉर एग्जांपल बिल्कुल अब रीयूजेबल नहीं है तो उसी के कुछ पार्ट्स निकाल के उसको हम कोई और प्रोडक्ट हमने नया बना लिया उन्हीं के पार्ट्स को। जैसे कि हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं उसमें चिप्स होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिस्प्ले वगैरह फॉर एग्जांपल, तो मतलब आपके जो पार्ट्स है वो यूज़ हो गए। तो सर्कुलर इकोनॉमी ये होती है जिसमें आपका जो है एनवायरमेंटल फुटप्रिंट आप बिल्कुल ही कम कर रहे हो, ग्रीन प्रोडक्ट्स पे जाते हो, नॉन टॉक्सिक, लॉन्ग लाइफ, रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है जी।
क्लीनर प्रोडक्शन यूजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्स यूज़ करके एकदम क्लीन प्रोडक्शन जिसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत कम हो, इससे इनकम भी बढ़ेगी क्योंकि आपके फ्यूअर रिसोर्सेज लग रहे हैं। बेटर सर्विस टू एक्सपैंड द लाइफ स्पैन, कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई फ्रिज भी हो गया या जो भी है, उसकी बेटर सर्विस बाय टू एक्सटेंड द लाइफ स्पैन, रिड्यूस द रिसोर्स डिपेंडेंसी, इससे क्या होगा, रिसोर्स डिपेंडेंसी कम होगी, ज़्यादा और रिसोर्सेज नहीं चाहिए। कलेक्ट एट एंड ऑफ लाइफ, री मैन्युफैक्चर, उसको री मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, मिनिमाइज होगा वेस्ट, रिसाइकिल द वेस्ट, जो भी वेस्ट अगर होता है उसको रिसाइकिल करो, रीयूज़ करो रिसोर्सेज को, ठीक है। तो दिस इज़ द सर्कुलर इकोनॉमी, ये आपका लॉन्च किया गया है यूएनडीपी के द्वारा इन पार्टनरशिप विद द हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एंड विल फोकस ऑन एंड टू एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। तो प्लास्टिक वेस्ट के एंड टू एंड मैनेजमेंट पे फोकस करेगा, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ या स्वच्छता केंद्र बनाए जाएंगे, ठीक है, ताकि रिसाइकिल कर पाएँ ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। इन सोशल इंक्लूजन किया जाएगा इतने वेस्ट पिकर्स का 20,000, ठीक है, थ्रू द एक्सेस टू गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स एंड लिंकेजेस, बिल्डिंग कैपेसिटीज़ ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़, तो जो आपके अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाएगी फॉर अडॉप्टिंग दिस दी MRF मॉडल। MRF मॉडल इज़ दिस, ठीक है, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी वाला जो मॉडल हम बात कर रहे हैं, ठीक है, रिकवरी ज़्यादा हो सके उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी अर्बन लोकल बॉडीज़ की, ठीक है, फॉर प्लास्टिक एंड ड्राई वेस्ट मैनेजमेंट। नाउ इनिशिएटिव क्या है, इनिशिएटिव इज़ scale up of existing partnership under the UNDP's flagship plastic waste management program to develop a sustainable model for the plastic waste management in India। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है हमारी उसी को स्केल अप करना चाहते हैं एंड इसमें वही कलेक्शन, सेग्रीगेशन, रिसाइकलिंग, तो ये हमने पढ़ लिया सर्कुलर इकॉनमी वाला, ठीक है। इट अल्टरनेटिव टू करंट सर्कुलर इकॉनमी एक मॉडल होता है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन का, जहाँ पे ये सब होता है, लाइफ साइकिल बढ़ती है प्रोडक्ट की एंड रिड्यूस वेस्ट, ठीक है जी। तो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज़, ONGC टू मैप द इंडियाज जियोथर्मल रिसोर्सेज इन द सर्च ऑफ द क्लीन एनर्जी, ठीक है। देखो जियोथर्मल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो आपके जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है, जैसे मणिकरण गुरुद्वारा है, ठीक है, ये रहा देखो मणिकरण गुरुद्वारा है मनाली के आसपास, ठीक है जी। लद्दाख में है पूगा एंड चुमाथांग एरिया, ये जियोथर्मल साइट्स हैं जहाँ पे पानी जो है काफ़ी प्रेशर से, क्योंकि वहाँ पे आपका जो बिलो द अर्थ, तो हमें पता है कि जो मेंटल है, ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे रन करता रहता है, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई एरिया जहाँ से उसको थोड़ा सा एस्केप करने की जगह मिल जाए तो वहाँ पे जो वाटर जो है वो इतना ज़्यादा हॉट हो जाता है और वो जो आपका वाटर है, वाटर को अगर एस्केप करने की जगह मिल जाए तो वहाँ से हॉट स्प्रिंग्स जो है आपके निकलते हैं, ठीक है, जहाँ पे पानी एकदम उबलता हुआ सा निकलता है। तो वो जो है आप अगर उसी एनर्जी को यूज़ कर पाओ किसी पावर प्लांट, ठीक है जी, जो पावर जनरेशन में, तो हम उसको दैट वुड बी अ क्लीन एनर्जी सोर्स एंड रिन्यूएबल ऑल्सो एंड नेवर, जो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये वही दे रखा है। तो ONGC ने जो है वो मैप करेंगे इंडिया के जियोथर्मल रिसोर्सेज इन द सर्च फॉर क्लीन एनर्जी। तो इंडिया ने अभी हमेशा टारगेट रखा था COP26 में UNFCCC की जो हुई थी, ठीक है, इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030 500 गीगावाट का एंड नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी सोर्स दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट बीनीथ द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो हीट की फॉर्म में जो मैग्मा जो होता है इन द इनर लेयर ऑफ द अर्थ, इट हीट्स द नियर बाय रॉक्स, ठीक है, एंड अंडरग्राउंड एक्वीफायर्स, तो जो रॉक्स है मैग्मा उसके आसपास है वो उसको गर्म कर देता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट हॉट वाटर इज रिजल्ट, ऐसे ही नहीं निकलता हॉट वाटर, वहाँ पे कोई उसको एस्केप मिलना चाहिए। हॉट वाटर तो सारी जगह पे है ही, लेकिन हर जगह थोड़ी हॉट स्प्रिंग्स है, वो आपको उसको एस्केप करने की अगर उसको जगह मिल रही है तो वहाँ से आपके गीज़र्स, हॉट स्प्रिंग्स ये सब निकलते हैं। गीज़र होता है जब बहुत ही प्रेशर से वहाँ से पानी निकल रहा हो, हॉट स्प्रिंग्स तो जस्ट नॉर्मल प्रेशर से नहीं, ठीक है। तो स्टीम वेंट्स, अंडर वाटर हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी हो सकते हैं, मड पोर्ट्स एंड ऑल, ये डिफरेंट फॉर्म है ना। हॉट वाटर और जो स्टीम है वो जो है आप पाइप कर सकते हो अंडरग्राउंड वेल लगा के, ठीक है, वहीं से जहाँ पे अगर आपको पता है कि यहाँ पे अच्छा यहाँ पे है, ठीक है, तो आपने अंडरग्राउंड वेल खोदी और वहाँ से आपने
जो है पाइप अप कर लिया एंड यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी इन द पावर प्लांट। तो एज पर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन GSI जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, इन्होंने जो है बोला था कि अराउंड इतने तो हॉट स्प्रिंग्स हैं ही इंडिया में। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से उन्हें पता चला। तो जिसमें से मोस्ट प्रॉमिसिंग जो है आपके ईस्टर्न लद्दाख में है, चुमाधांग एंड पूगा। अदर साइट्स जैसे कैम्बे है आपके गुजरात में, ठीक है जी, तत्तापानी है आपके छत्तीसगढ़ में, एंड आपके है खम्मम इन तेलंगाना, ठीक है। तो ये रहा आपका तेलंगाना। तो यहाँ पे कहीं पे एक साइट है खम्मम एंड रत्नागिरी है आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। टोटल जियोथर्मल पावर पोटेंशियल इज एस्टिमेटेड टू बी 10 गीगावाट। बेनिफिट्स तो हमने देख लिए कि रिन्यूएबल है, कार्बन फ्री है, कॉन्टिन्यूस 100%। डिसएडवांटेजेस क्या है? लोकेशन स्पेसिफिक एनर्जी सोर्स। डिसएडवांटेज क्या है? लोकेशन स्पेसिफिक, कि भाई वहीं पे आप लोकेशन तो एक ही रहेगी ना, वो आप उसको ले जा के ऐसे नहीं हो पाएगा, वहीं पे आपको करना पड़ेगा जो भी आपका प्लांट वगैरह है। अदर एमिशंस भी निकलते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एंड और मिनी ट्रेमर्स भी हो सकते हैं उस एरिया में जहाँ पे आप सिस्टम अपनी जो भी है सेटअप करोगे पावर प्लांट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो प्लांट है। हाई इनिशियल कॉस्ट भी है, ठीक है। तो ये हमारा मैप है जिसमें ये दिखा रखा है कि नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट हिमालयन आर्क पे कहाँ कहाँ जियोथर्मल है। एक तो आपके कश्मीर में, लद्दाख में, ठीक है जी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, एंड देन इधर है अपना सिक्किम वाला एरिया, इधर नॉर्थ ईस्ट में ऊपर की तरफ आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर गोंडवाना, ग्रेबन्स एंड दिल्ली फोल्ड, तो ये आपका राजस्थान में दिखा रखा है, सोहाना में है, ठीक है। देन वेस्ट कोस्ट कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ये पूरा का पूरा जो आपका गुजरात महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया यहाँ पे। एंड देन सोन जो नदी है नर्मदा एंड ताप्ती लिनियमेंट, ठीक है। तो ये वाला जो आपका एरिया है ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो मेजर जियोथर्मल स्पॉट्स यहाँ पे दिखा रखे, जैसे तत्तापानी है अपना छत्तीसगढ़ का, ठीक है जी। एंड ये रहा मणिकरण गुरुद्वारा जहाँ पे है, वहाँ पे भी हॉट स्प्रिंग है, ठीक है, जहाँ पे जो काफ़ी फेमस भी है। नाउ वी कम टू द नेसेसिटी ऑफ टैक्सिंग द फार्मर्स इनकम इन इंडिया, ठीक है। हाँ, ये मतलब कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट बोलते हैं कि इनकम टैक्स जो है आपके जो फार्मर्स हैं, ठीक है, अगर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर वो इनकम ले रहे हैं तो उनके ऊपर भी टैक्स लगाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं लगता है क्योंकि इनकम टैक्स जो है एक्ट में उसमें उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। तो इससे होगा क्या, अगर हम उन पे टैक्स लगाएंगे तो नंबर ऑफ टैक्स पेयर बढ़ेंगे, शेयर बढ़ेगा डायरेक्ट टैक्सेस का टू टोटल टैक्सेस, आपका जो टैक्स रिविजन है विद बेटर रिकॉर्ड कीपिंग फ्रॉम द फार्मर्स, ठीक है। क्योंकि फार्मर्स में क्या होता है, कई बार कुछ कॉर्पोरेट्स वगैरह हैं जो झूठे फर्जी आपके जो है फार्मर सर्टिफिकेट्स बन जाते हैं, फार्मिंग नहीं भी कर रहे होते, अपनी जो दूसरी नॉन फार्म इनकम है उसको फार्मिंग वाले में दिखा के जो है टैक्स बेनिफिट्स लिए जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो कम होगी। फॉर्मलाइजेशन ऑफ द लोन्स विद द यूनिफाइड टैक्सेशन अक्रॉस स्टेट, जो उनको लोन है वो भी आपका फॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है, इनफॉर्मल तरीके की बजाय फॉर्मल, क्योंकि अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो आपको लोन कोई भी दे सकता है, बैंक वगैरह मना नहीं करेंगे, ठीक है जी। एंड इनकम टैक्स हमने ये पढ़ लिया। एग्रीकल्चर जो है स्टेट सब्जेक्ट है एंड स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है लेकिन वो नहीं करती। एग्रीकल्चर टैक्स कर तो सकती है बट बिकॉज ये बहुत ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड टॉपिक रहता है तो इसलिए उस पर टैक्स नहीं लगाते उनको एग्जाम। तो बट एग्जामेशन लीड्स टू वेरियस एनोमलीज, ठीक है। केलकर कमेटी बनी थी, टास्क फोर्स बनी थी, देन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म, इन्होंने बोला था कि लगाओ, टैक्स लगाना चाहिए, ठीक है जी, एग्जामेशन नहीं देना चाहिए। इन एग्जामेशन से क्या होता है, उन्होंने बोला था कि जो लॉन्ड्रिंग होता है ऑफ द नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एज एग्री इनकम, ठीक है जी, वायलेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इक्विटी प्रिंसिपल्स, कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इक्विटी प्रिंसिपल्स का वायलेशन होता है इन द टैक्सेशन, सब पे इक्वल जो है टैक्स लगना चाहिए, ठीक है, वो नहीं होता। एंड लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी अबाउट द वे स्टेट्स इशू द फार्मर सर्टिफिकेट्स, ठीक है, फर्जी सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं कई बार, ठीक है जी। देन चैलेंजेस टू टैक्सेशन, अगर टैक्स लगाएंगे तो क्या चैलेंजेस है, क्यों नहीं लगा पाते, पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दा है काफ़ी। एक्स्ट्रा बर्डन है ऑन द फार्मर्स, मोस्टली स्मॉल एंड मार्जिनल, लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द लैंड टाइटल्स, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है लैंड टाइटल्स, ठीक है, मतलब कि जो लैंड जो भी उनकी जो जगह है उस पर क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, उन पे कई बार 2-3 लोग जो हैं वो बोलते हैं ये मेरा लैंड है, ये मेरा लैंड है, ठीक है। सो लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द लैंड टाइटल्स। हाई क्रॉप आउटपुट फ्लक्चुएशंस हैं, हाई क्रॉप आउटपुट फ्लक्चुएशंस कैसे,
कई बार बरसात जो है बारिश नहीं हुई, मानसून वीक है, तो वहाँ पे क्रॉप इतनी अच्छी नहीं होगी, तो फिर उनकी इनकम इतनी अच्छी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा मोस्टली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स पे। ठीक है, नाउ वी कम टू दी स्मॉल न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है टू बी अवेलेबल इन 4 लैंग्वेजेस। देखो अभी तक तो क्या था, सिर्फ इंग्लिश में जो है, लेकिन अब क्या बोला गया है, सीजीआई ने बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उनको 4 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाएगा, हिंदी, तमिल, गुजराती एंड उड़िया। तो इससे क्या होगा, एक्सेस टू जस्टिस जो है, क्योंकि इंग्लिश सबको जो है कॉम्प्रिहेंसिबल लैंग्वेज नहीं है, सबको समझ नहीं आती है, मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स को समझ नहीं आती है, इसलिए ये 4 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन होगी। एंड इट ऑल्सो लॉन्च एन ऑनलाइन ई इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर एट दिल्ली हाई कोर्ट। उसमें क्या है कि जो आपके जो ऑनलाइन ई इंस्पेक्शन किया जाएगा डिजिटाइज जुडिशियल फाइल्स का थ्रू द इंटरनेट। ठीक है, नाउ अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये कुछ रीसेंट डेटा था कि कुछ इंडियन कंपनीज जो है उन्होंने अपनी टर्मिनेट की, तो ये तो हमें ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है? डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो होती है, क्या होता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जैसे जो ये इंडिया है, ये इंडिया है, तो इंडिया को अगर मान लो यहाँ पे कोई कंपनी है और उसको पैसा चाहिए दूसरी कंट्री के शेयर जो है मतलब दूसरी कंट्री में अपने शेयर इशू करके पैसा चाहिए, ठीक है जी, लेकिन वो वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज जो भी होते हैं उनमें लिस्ट नहीं होना चाहती, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वहाँ पे जो है जो यहाँ इंडिया की डोमेस्टिक कंपनी है वहाँ पे जैसे यूएस में फॉर एग्जांपल, तो एक सेकेंड ना, ओके थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड। हाँ, इसमें क्या है कि जो भी डोमेस्टिक कंपनी है वो जो है फंड रेज करने के लिए जो बाकी जो यूएस स्टॉक एक्सचेंज है फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो है आपके ट्रेड होते हैं। बट मैंने जहाँ तक ये पढ़ा था इसमें यही था कि जहाँ तक मुझे याद है कि जो भी कोई डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है, वो स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्टली लिस्ट ना होके वहाँ पे कोई जो एक इंस्टीट्यूशन है, मेजर उसका नाम नहीं पता, काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशन है, तो उनके थ्रू या वहाँ के मान लो यूएस में उनके कुछ बैंक के थ्रू वो एक रिसिप्ट बनाते हैं एडीआर, जैसे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है ये फर्दर जाके वहाँ पर ट्रेड होती है स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है, डायरेक्टली लिस्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड जीडीआर क्या होती है ग्लोबल लेवल पे, तो बट ग्लोबल लेवल पे मोस्टली यूरोपियन एक्सचेंज में वो ट्रेड होती है, ठीक है। तो अब वहाँ से डोमेस्टिक जो कंपनी है उसको बाहर का पैसा मिल जाएगा, फॉरेन का पैसा मिल जाएगा, इस तरीके से आप रेज कर सकते हो मनी आउटसाइड द कंट्री। नाउ यूएस स्टॉक एक्सचेंज पे एडीआर होता है, एंड देखिए मैंने देख लिया एडीआर जो है वो मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स खरीदते हैं, अमेरिकन जो है रिटेल इन्वेस्टर्स खरीदते हैं, लेकिन जीडीआर जो है मोस्टली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीदते हैं, ठीक है। दी शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन बैंक दैट प्रोवाइड्स दी डीआर्स टू कंपनीज इन रिटर्न फॉर शेयर्स, ठीक है। हाँ देखा मैंने बोला ना, ओके यस, ये लिखा कि ये एक फॉरेन बैंक के पास होता है, ठीक है। तो आप जो है शेयर आपने इशू किए कंपनी ने, और वो एक फॉरेन बैंक है उसके पास शेयर्स जाएंगे और फिर वो जो है डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स इशू करेंगे और दैट विल बी ट्रेडेड एट दी जो स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। एंड तो यहाँ से आपका पैसा इस पे आया और यहाँ से इस कंपनी के पास आ जाएगा, ओके। तो ये आपका हो गया। राइट ऑफ नॉर्म्स क्या है, ये हमने पहले भी न्यूज़ पढ़ी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है राइट ऑफ 81 बॉन्ड्स जो होते हैं येस बैंक एडमिनिस्ट्रेटर, उनके जो 81 बॉन्ड्स हैं उससे रिलेटेड न्यूज़ थी कि उनका जो राइट ऑफ है उसको क्वैश कर दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, मना कर दिया। तो राइट ऑफ क्या होता है, इसमें अकाउंटिंग एक्शन होता है ये, ठीक है। येस बैंक जो है आपको पता है कि ये तो पूरा डूब गया था, है ना। तो राइट ऑफ क्या होता है कि जो भी बॉन्ड है, बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसमें कभी भी आपको पैसा वापस देना पड़ेगा। लेकिन जो 81 बॉन्ड्स होते हैं ये परपीचुअल बॉन्ड्स होते हैं। परपीचुअल बॉन्ड्स मतलब मेरे को ये बॉन्ड खरीदने हैं, ठीक है, तो मैंने ये बॉन्ड्स लिए, इसमें मेरे को जो मेरा जो इन्वेस्ट किया मैंने फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़, वो मुझे 1000 रुपीज़ नहीं देंगे, बट जो उस पर इंटरेस्ट रेट होगा वो बहुत हाई होगा, ठीक है। तो ये एक लाइक कि 100 ईयर्स ऐसे ऐसे मेच्योरिटी पीरियड्स के होते हैं। तो अब 100 ईयर्स तो कोई नहीं जीता, है ना। तो क्या होगा कि
मतलब आजकल के टाइम में तो कोई नहीं जीता, तो ये परपीचुअल माने जाते हैं कि पैसा तो मेन मिलेगा नहीं, लेकिन आपको इंटरेस्ट रेट बहुत हाई मिलता है। बट अगर कभी कंपनी कोई डूबती है या कुछ भी डूबता है, जो बैंक है सॉरी, तो ये जो बॉन्ड है ये आपका राइट ऑफ किया जा सकता है। राइट ऑफ का मतलब है कि अब आपको वो पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। और ये एक अकाउंटिंग एक्शन होता है, अकाउंटिंग एक्सरसाइज होती है जिसमें रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ एन एसेट व्हाइल साइमल्टेनियसली डेबिटिंग अ लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। तो आपका जो राइट ऑफ करने से क्या होगा कि वो अब जो बॉन्ड के पैसे देने नहीं पड़ेंगे। तो इस तरीके से वो जो पैसा है, आप लोन किसी बैंक ने लोन ले रखा है उसकी ऑब्लिगेशंस, रिसीवेबल्स, लॉसेस, स्टोर इन्वेंट्री, यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं राइट ऑफ, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। नाउ इट इज़ एन एक्सट्रीम वर्जन ऑफ राइट डाउन। राइट डाउन क्या होता है? सिर्फ पार्शियल रिडक्शन, किसी भी एसेट की बुक वैल्यू का पार्शियल रिडक्शन। मतलब अगर 100 है, 1000 रुपीज़ लिए थे तो हम बोलेंगे कि 500 दे देंगे, ठीक है, एग्जाम्पल। लेकिन राइट ऑफ में क्या है कि कम्प्लीटली 1000 मना कर दिए जाते हैं या बहुत ही कम कर दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल 100 ही देंगे। तो राइट ऑफ इज़ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ राइट डाउन, ठीक है। नाउ निधि कंपनीज क्या होती हैं? निधि कंपनीज जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रेगुलेट की जाती हैं। इसमें लाइसेंस नहीं चाहिए आरबीआई से, बट आरबीआई इशू कर सकती है डायरेक्शंस। होती क्या है ये, जैसे कि चार नहीं मतलब बहुत सारे मेंबर्स हो गए और उन्होंने इसमें पैसा लगाया है और उनको जब ज़रूरत होगी तो वो अपना लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मेंबर्स के लिए ही होता है। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली टाइटन किया डिस्क्लोजर नॉर्म्स फॉर निधि कंपनीज। ये एनबीएफसी टाइप है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, बैंक नहीं है ये, नॉन बैंकिंग है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट है सेविंग हैबिट्स अमंग इट्स मेंबर्स एंड वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट्स, की सब पैसा दें और म्यूचुअली बेनिफिट होगा कि जब एक को ज़रूरत हो तो उसको पैसा मिल जाए। अंडर द कंपनीज एक्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको रेगुलेट करती है, ठीक है जी। निधि रूल्स 2014 से कंट्रोल रहते हैं। नाउ ASCI इशूज न्यू डिस्क्लेमर नॉर्म्स फॉर टीवी एंड डिजिटल एड्स। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी जो गाइडलाइंस हैं फॉर द डिस्क्लेमर्स, जो भी आपके आते हैं ना डिस्क्लेमर की दिस वर्जन इज़ फिक्शन में है या समथिंग लाइक, जो भी कोई डिस्क्लेमर होता है उससे रिलेटेड है। इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ये, बस में है कि वॉलंटरी होते हैं, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है ये। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ये वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है जी। एंड इन्होंने अपने डिस्क्लेमर गाइडलाइंस इशू करी हैं कि मिनिमम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं होना चाहिए, और ड्यूरेशन रीडेबिलिटी। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ठीक है जी। एक डिस्क्लेमर एक पेज पे होना चाहिए, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, ओके। ऑयल पाम, देखो पाम ऑयल जो होता है ये वेस्ट अफ्रीका का नेटिव है, इंडिया का नेटिव नहीं है, वेस्ट अफ्रीका का है। ये पूछ सकता है यूपीएससी बिल्कुल, आई थिंक पूछा भी हुआ था, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था। नीड टू रिवाइव द ऑयल पाम प्लांटेशंस इन अंडमान। देखो सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने क्वेश्चन किया है नीड टू रिवाइव ऑयल पाम प्लांटेशन इन अंडमान की एज अ सिमिलर मूव इन द पास्ट हैव प्रूवन टू बी अ टोटल कमर्शियल फेलियर, ठीक है। तो पहले भी ट्राई किया होगा बट वो कमर्शियली चला नहीं, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो आप ऑयल पाम प्लांटेशन उसको रिवाइव कर रहे हो अंडमान में, तो क्यों कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स 2021-22 में, पाम ऑयल से रिलेटेड, विद स्पेशल फोकस ऑन नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान एंड निकोबार। लेकिन पाम ऑयल में बहुत बड़ा क्रिटिक्स बोलते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वैसे भी हमारे यहाँ पे वाटर की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंट्री जहाँ पे नेटिव है वेस्ट अफ्रीका का, अफ्रीकन पाम ऑयल, रेड ऑयल पाम बोलते हैं, वहाँ पे उसको रेनफॉल बहुत ज़्यादा चाहिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल चाहिए। रेनफॉल अगर नहीं हो रही तो आपको खुद से इरिगेट करना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा पानी चाहिए, ठीक है। ह्यूमिडिटी मोर देन 80% चाहिए, मॉइस्ट वेल ड्रेन डीप लॉमी एलुवियल सॉइल में ये अच्छे से ग्रो करता है। नाउ एक्सरसाइजेज इन न्यूज, ट्रोपेक्स जो है इंडियन नेवी का है, विद एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड्स पार्टिसिपेटिंग मेरीटाइम, मेजर मैरीटाइम एक्सरसाइज है। एमफेक्स जो है ये बाइनियल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जिसमें आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। एंड अच्छा सॉरी, ट्रोपेक्स जो है ये भी इसमें भी आर्मी, एयरफोर्स एंड लेकिन कोस्ट गार्ड भी हैं, ठीक है। और इंडियन नेवी का है, मेजर मैरीटाइम एक्सरसाइज है लेकिन, ठीक है। एमफेक्स जो है ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, ट्रोपेक्स जो है वो मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है। नेवी से रिलेटेड ये मेजरली, बट वो लोग उनके एसेट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं।
बाकियों के। नाउ ऑलिव रिडले टर्टल्स जो है ये आपके वल्नरेबल है, इनका IUCN Schedule 1 में आते हैं ये, ठीक है जी। और इनका जो आपका मास नेस्टिंग ये करते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल जो है आपकी पिक्चर्स लगती हैं जहाँ पे ये मास नेस्टिंग करते हैं, उसे अरीबाडा कहते हैं। कैम्प्स रिडले टर्टल और ऑलिव रिडले टर्टल, ये दो ऐसे टर्टल हैं जो मास नेस्टिंग, यूनिक मास नेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं। इंडिया में ईस्टर्न कोस्ट इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, गोदावरी रीजन में अभी रिसेंटली जो है ब्रीडिंग ग्राउंड्स में मास मोर्टेलिटी देखी गई इन टर्टल्स की। एंड और कहाँ पे करते हैं, गहीर माथा है, गहीर माथा एंड ऋषिकुल्या जो रिवर है उसके पास, ठीक है। स्मॉलेस्ट है, मोस्ट एबेंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स, वार्म वाटर्स में रहते हैं ये, ठीक है, पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन के। डूम्सडे क्लॉक क्या है, देखो जो डूम्सडे क्लॉक है, जब जो आपके BAS क्या है, बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट, ठीक है, ये जो है आपका 1945 में बनाया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो साइंटिस्ट के द्वारा, जिन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे वर्क किया था, जिन्होंने फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब, तो जो पहला एटॉमिक बॉम्ब बना था वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत बना था, ये इंपॉर्टेंट है, आई थिंक NCERT में भी दिया है। तो ये जो है बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट, इन्होंने डूम्सडे क्लॉक है कोई, डूम्सडे क्लॉक क्या होती है कि 1947 में बनाई गई थी कि पब्लिक को वार्न करना कि कितने ज़्यादा वो क्लोज हैं अपने वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के। तो उन्होंने उसको थोड़ा सा जो है उसको मूव किया है क्लॉक को, बिकॉज कि न्यूक्लियर वॉरफेयर जो है यूक्रेन में, माउंटिंग न्यूक्लियर वॉरफेयर इन द यूक्रेन, उसके लिए, ठीक है। एंड मिनट हैंड है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। नाउ बरहॉस, ये जैसे कि गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सर्विसेज होती है ना, जैसे iOS है, आईफोन का एंड्रॉयड है, तो ऐसे ही भारत से रिलेटेड है आई गेस ये, ठीक है। तो ये जो है J&K ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड, इंक्यूबेटेड एट IIT मद्रास, इन्होंने डेवलप किया है। मेजर डिफरेंस जो है इसमें कि इट डज नॉट शिप विद गूगल सर्विसेज, इसमें नहीं आएंगी। आप यूज़र्स अपनी मर्जी से, कोई भी अपनी मर्जी से जो है ऐप्स इंस्टॉल कर सकते होंगे। इम्यून इम्प्रिंटिंग क्या होती है, इम्यून रिसेंटली जो साइंटिफिक स्टडीज़ है उनमें पाया गया कि जो इम्यून इम्प्रिंटिंग है इट कैन मेक बाइवेलेंट बूस्टर्स लेस इफेक्टिव। इम्यून इम्प्रिंटिंग क्या होती है कि हमारी जो बॉडी की टेंडेंसी होती है कि कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स को, वो मान लो कभी एक इन्फेक्शन हुआ तो जो है दोबारा अगर इन्फेक्शन होगा तो वो जो है इम्यून रिस्पॉन्स मतलब उसकी मेमोरी में रहता है और दोबारा से वही एंटीबॉडीज़ वगैरह आ जाती हैं, तो ये इम्यून इम्प्रिंटिंग होती है। तो ये कह रहे हैं कि इम्यून इम्प्रिंटिंग जो है बाइवेलेंट जो बूस्टर्स अब लग रहे हैं उसको लेस इफेक्टिव कर देगी। बाइवेलेंट बूस्टर्स क्या है, वैक्सीन्स के बूस्टर शॉट्स हैं, वेरिएंट स्पेसिफिक, एक वेरिएंट स्पेसिफिक बूस्टर शॉट ऑफ वैक्सीन, ठीक है। मतलब ज़रूरी तो नहीं है ना कि उसी वेरिएंट से आपको इन्फेक्शन हुआ हो पहले, किसी और से भी हो सकता है। तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि इम्यून इम्प्रिंटिंग इन बाइवेलेंट बूस्टर शॉट्स को इनइफेक्टिव थोड़ा सा कर देगी, कम इनइफेक्टिव हो जाएंगे। दिस मेक्स द वेरिएंट स्पेसिफिक बूस्टर लेस इफेक्टिव, ठीक है, क्योंकि इम्यून सिस्टम एज अ डेटाबेस काम करता है। कंसेप्ट ऑफ इम्यून केम टू लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1947, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ प्लेसेस इन न्यूज़, एस्टोनिया, एस्टोनिया जो है उसकी कैपिटल है टैलिन एंड रशिया ने एक्सपेल किया है एस्टोनिया के एम्बेसडर एंड डाउनग्रेड्स देयर डिप्लोमेटिक रिलेशन, ठीक है। तो एस्टोनिया, रशिया ने एस्टोनिया के एम्बेसडर को हटा दिया गया है, ठीक है। ये कहाँ है, ये रहा हमारा रशिया, ये आपका है एस्टोनिया, एस्टोनिया, लैथविया, लिथुआनिया, ठीक है, यहाँ पे एस्टोनिया है, यहाँ पे आपके बाल्टिक सी है। तो रशिया ने जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस कम कर लें। पॉलिटिकल बाउंड्रीज अगर आप देखो, कंट्री है ये नॉर्थ ईस्ट यूरोप में, नॉर्दर्न मोस्ट ऑफ 3 बाल्टिक स्टेट्स एंड शेयर बॉर्डर विद कहाँ पे, लैटविया एंड रशिया के साथ ये बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। एंड जोग्राफिकल फीचर्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। साउथ पार्ट इज़ कवर्ड विद मोरेन हिल्स, ठीक है। मोरेन हिल्स, मोरेन्स तो पता ही होंगे, जो आपके जहाँ पे स्नोई एरिया होता है वहाँ पे जो आपके पत्थर होते हैं, मतलब रॉक्स होती हैं जो, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है मोरेन्स, ठीक है। ये आपकी ज्योग्राफी में है, ठीक है। उसके बाद एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री बाउंड्स इन एलोंगेटेड हिल्स विद फ्लैट टॉप्स। इम्पॉर्टेंट रिवर्स और ये सब इतना याद नहीं रखना होता, इतना याद रहता ही नहीं है, ठीक है जी। तो थैंक यू।